हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन ए टू जेड क्लासेस। मैं शिवांग और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। हम देखेंगे कि ये जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है वो होता क्या है। उसके साथ साथ ही हम देखेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस तरीके से फॉर्म होता है, किस तरीके से हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो फॉर्म हुआ। उसके साथ साथ देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि रिटन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है। उसके साथ साथ फेडरल एंड यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन होता है। उसके साथ साथ रिजिड एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन के टाइप्स होते हैं। इन सभी को हम एक एक करके देखेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, आखिर कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सिंपल अगर हम वर्ड में बोले तो एक रिटन डॉक्यूमेंट है जिसमें किसी भी कंट्री को ऑर्गेनाइज करने के लिए, किसी भी कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो भी रूल है या जो लॉज एक पर्टिकुलर एक जगह दे रखे हैं उसी को हम बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे दो आपकी टर्मिनोलॉजी दे रखी है, एक आपका दे रखा है कॉन्स्टिट्यूशन और आपका दूसरा दे रखा है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। हम इन दोनों को देख लेते हैं। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका ये जो है फंडामेंटल एंड ऑर्गेनिक लॉ होता है किसी भी नेशन का। मींस किसी भी नेशन को ड्राइव करने के लिए, किसी भी नेशन को चलाने के लिए जो मेन लॉज की नीड होती है, उन सभी लॉज को एक जगह अच्छे तरीके से अरेंज करके या विदाउट अरेंज करके भी रखा जा सकता है, उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, और उसी के साथ साथ अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को देखेंगे तो ये आपकी एक फिलोसफी होता है, एक कंपाउंड ऑफ आइडियाज होता है। इन आइडिया के बेस पे ही जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो जनरेट होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है, एक फिलोसफी है। ठीक है, कुछ कंपाउंड है आइडियाज का, बहुत सारे आइडियाज हैं कि किस तरीके से ये जो हमारा पर्टिकुलर स्टेट है उसको रन करना है, और उन्हीं सभी जो आइडियाज को एक जगह हम कोडिफाइड कर देते हैं और उसको एक जगह लिख देते हैं, तो आपका एक बुक टाइप का बन जाता है, एक डॉक्यूमेंट बन जाता है, उसको ये हम बोल देते हैं आपका कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस है टर्मिनोलॉजी में। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि एक्सप्लेन एवरीथिंग अबाउट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंट्री। मीन्स जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सब कुछ दिया जाता है, किस तरीके से कंट्री को रन करना है, वहाँ के जो स्टेट है उसके क्या क्या राइट्स होंगे, जो इंडिविजुअल है उसके क्या क्या राइट्स होंगे, उसके साथ साथ जो गवर्नमेंट है उसको क्या क्या ड्यूटीज फॉलो करनी पड़ेंगी। ठीक है, क्या रूल्स रहेंगे, जस्टिस सिस्टम कैसे रहेगा, इस तरीके से पर्टिकुलर ओवरऑल जो कंट्री होती है उसके ऑर्गेनाइजेशन के लिए एवरीथिंग वहाँ पे एक्सप्लेन की जाती है। उसके साथ ही इन्यूमरेट पावर, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ स्टेट, देयर इंटर रिलेशनशिप एंड राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें सभी जो पावर्स है, ड्यूटीज हैं या जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है डिफरेंट जो स्टेट के ऑर्गन्स हैं, जैसे कि लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, उन सभी के बारे में वहाँ पे दे रखा होता है, उन सभी की पावर्स दे रखी होती हैं। उसके साथ साथ ये जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उनके बीच में रिलेशनशिप क्या है उनके बारे में बताया जाता है। उसके साथ साथ जो सिटीजन्स जो हैं उनकी ड्यूटीज क्या है, उनके राइट्स क्या क्या है, उनके बारे में भी ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आपका एक्सप्लेन किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे अगर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात करेंगे तो यहाँ पे सिंपल सा बात है, यहाँ पे क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में आइडियाज की बात होती है। जैसे कि फर्स्ट आइडिया आपका हो जाता है रूल ऑफ लॉ। मीन्स कि जो भी आपका रूल होना चाहिए वो लॉ का होना चाहिए, ना कि कोई भी इंडिविजुअल या कोई क्राउन आके अपनी मर्जी से जो भी चाहे वो करे। ठीक है, मतलब कि अपने अकॉर्डिंग पूरे तरीके से आप आर्बिटरीनेस नहीं कर सकते, जो भी है एक पर्टिकुलर दायरे में करना पड़ेगा जिससे कि किसी के राइट्स का वायोलेशन ना हो। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब हो जाता है रूल ऑफ लॉ फर्स्टली। उसके बाद यहाँ पे हो जाता है आपका कि ये जो हमारा एग्जीक्यूटिव होती है उसकी अकाउंटेबिलिटी रहनी चाहिए। क्या रहनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव। ओके, उसके साथ साथ यहाँ पे आपका ये हो जाता है कि जो भी गवर्नमेंट होगी उसके पास में लिमिटेड पावर रहेंगी, कि अनलिमिटेड पावर नहीं रहेंगी। ठीक है, मीन्स वो अपनी आर्बिट्रीनेस नहीं दिखाएगा, जो भी है एक पर्टिकुलर दायरे में रह के करेगा। उसके साथ साथ यहाँ पे आपका ये होता है पार्टिसिपेटरी फॉर्म होता है। मीन्स कि जो गवर्नमेंट है या जो गवर्नमेंट के ऑर्गन्स है उसमें जो इंडियन सिटीजन्स है या मतलब डिफरेंट स्टेट के या किसी नेशन के जो भी सिटीजन्स है उनका भी पार्टिसिपेशन रहेगा वहाँ पे। ठीक है, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो है वो आ जाता है, मीन्स एक फिलोसफी हो जाती है। इसके अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो केसी वेरे हैं, ठीक है, उन्होंने बोला है कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म स्प्रिंग्स फ्रॉम अ बिलीफ इन अ लिमिटेड गवर्नमेंट। ठीक है, जैसा कि केसी वेरे ने बोला है जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, ठीक है, वो आपका जनरेट होता है, कहाँ से बोर्न होता है, जो गवर्नमेंट है वो लिमिटेड बिलीफ है, मतलब कि जो गवर्नमेंट है वो एक लिमिटेड तरीके से काम करे, इस बिलीफ से ही जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है वो आपका बोर्न होता है, मीन्स जनरेट होता है। ओके,
उसके बाद यहाँ पे नॉट ओनली प्रोवाइड्स फॉर अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस बट ऑल्सो लेज डाउन इंस्टीट्यूशनल लिमिटेशंस टू द पावर ऑफ गवर्नमेंट। अब जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है उसमें दे रखा है, उसमें जो आइडिया वो दे रखा है कि ये केवल जो गवर्नेंस है उसका सिस्टम ही प्रोवाइड नहीं करेगा, उसके साथ साथ जो गवर्नमेंट की जो पावर है उनको भी लिमिटेड करेगा। ठीक है। इन अदर वर्ड्स वेयर देयर आर सफिशिएंट इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म लाइक इलेक्शन कमीशन, कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, एससी, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एटसेट्रा टू चेक आर्बिट्ररी पावर ऑफ गवर्नमेंट, इट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। हम अदर वर्ड्स में ये भी कह सकते हैं कि मीन्स ऐसा नेशन या ऐसा स्टेट जहाँ पे एक मैकेनिज्म हो लाइक इलेक्शन कमीशन हो, कैग हो, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हो, जिसके द्वारा जो भी गवर्नमेंट है उसकी जो पावर्स है उनको चेक किया जा सके कि वो आर्बिट्ररी तो नहीं है, ठीक है, सही तरीके से वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। तो इसी पूरे के पूरे जो आइडिया है या जो कॉन्सेप्ट है उसी को बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। इट कैन बी प्रेजेंट इवन कॉन्स्टिट्यूशन प्रेजेंट और नॉट। अब सिंपल सी बात है, ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है ये आपका प्रेजेंट हो सकता है दोनों कंडीशन में, अगर कॉन्स्टिट्यूशन है तो भी और अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो भी। अब कॉन्स्टिट्यूशन है तो सिंपल सी बात है कि उसमें जो डॉक्यूमेंट है उसमें लिखा है कि किस तरीके से पर्टिकुलर जो स्टेट है वो रन करेगा, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है। अब बात रहती है कि अगर कहीं पे मोनार्की है या कहीं पे किंगशिप है तो उस कंडीशन में भी जो किंग है या जो मोनार्क है वो अच्छे तरीके से कुछ पर्टिकुलर रूल्स को डिसाइड कर सकता है, ठीक है, गवर्नमेंट को लिमिटेड कर सकता है। इस तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है वो आपका दोनों कंडीशन में हो सकता है, तब भी जब कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट करता है और अगर तब भी जब कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है किसी भी स्टेट में। ओके, तो यहाँ पे हमने ये देख लिया कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, उसके साथ साथ हमने देख लिया कि कॉन्स्टिट्यूशन और जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है उसमें डिफरेंस क्या है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अब कि हाउ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फॉर्म कैसे होता है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो दो तरीके से फॉर्म हो जाता है आपका। फर्स्ट थिंग, ये आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है एक बॉडी होती है वो बनाती है, या फिर जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है वो तो कन्वेंशन के बेस पे बन जाता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, तो दोनों में डिफरेंस है, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होती है इसमें सभी के सभी जो पीपल्स होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते, कुछ स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, पीपल्स उनको सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, और वो जो रिप्रेजेंटेटिव से होते हैं वही जाकर के जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारा फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका दे रखा है चूजिंग पर्सन्स पार्टिसिपेट, इसमें कुछ पर्सन्स होते हैं जो चूज करे जाते हैं, ठीक है, और वो केवल पर्सन ही पार्टिसिपेट करते हैं, एक बॉडी बन जाती है जिसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बोलते हैं, और यही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मिलकर के जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनाती है। जैसे कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा बनाया गया था, जो कि नवंबर 1946 को स्टेब्लिश करी गई थी, उसी के द्वारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारा बनाया गया था। नेक्स्ट जो है आपका कन्वेंशन। कन्वेंशन में क्या होता है, ऑल पीपल्स पार्टिसिपेट, जितने भी पीपल्स होते हैं सभी के सभी पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, सभी पीपल्स को बुलाया जाता है, सभी पीपल्स के सामने जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है इसमें जो भी रूल्स वगैरह होंगे या जो भी लॉज होंगे उन सभी को उनके सामने रखा जाता है, ठीक है, और जैसा जैसा सभी लोग और उसके ऊपर एग्री हो जाते हैं तो उन्हीं लॉज को वहां पे मेंशन कर दिया जाता है। तो मीन्स कन्वेंशन के बेस पे जो कॉन्स्टिट्यूशन बनता है उसमें सभी पीपल्स पार्टिसिपेट कर लेते हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे यूनाइटेड किंगडम और जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अगर आप देखेंगे तो वहां पे दोनों के दोनों जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपकी कन्वेंशन के बेस पे बने हुए हैं, ना कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा बने हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो होता कैसा है। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं रिटन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो कॉन्स्टिट्यूशन आपका दो तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो, एक आपका रिटन दे रखा है यहाँ पे और एक आपका अनरिटन दे रखा है। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि लिखा हुआ है और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है लेकिन लिखा हुआ नहीं है। लेकिन ये ऐसा मत समझिएगा कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ होगा अनरिटन लिखा हुआ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों के दोनों कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लिखे हुए होते हैं, लेकिन डिफरेंस ये होता है कि जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो कोडिफाइड होता है, ठीक है, मीन्स सिस्टमेटिकली अरेंज होता है। उसमें जो भी चीजें लिखी होती हैं डॉक्यूमेंट में वो सभी की सभी अरेंजमेंट होता है पर्टिकुलर तरीके से। जैसे कि अगर आप देखेंगे हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें सबसे पहले बात की जाती है स्टेट के बारे में, उसके बाद सिटीजनशिप के बारे में, उसके बाद यूनियन टेरिटरी के बारे में, ठीक है, या स्टेट्स के बारे में। उसके साथ साथ आगे आगे पार्लियामेंट्री सिस्टम वगैरह है, ठीक है, जो भी पोस्ट वगैरह है उनके बारे में। मीन्स सबका सब एक तरीके से अरेंजमेंट दे रखा है, अच्छे तरीके से मतलब कोडिफाइड हो रखा है, ठीक है। और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है नॉट कोडिफाइड होना, मीन्स नॉट सिस्टमेटिकली अरेंज, कि ये सिस्टमेटिकली अरेंज नहीं होता है, इसमें कभी भी कुछ भी मेंशन कर दिया जाता है,
ठीक है, कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस नहीं रहता है। जैसे कि मान लो सबसे पहले बात कर दी गई स्टेट के बारे में, उसके सिटीजनशिप, उसके बाद में डायरेक्टली इमरजेंसी प्रोविजंस आ गए, उसके बाद में फिर पार्लियामेंट्री सिस्टम आ गया। इस तरीके से जो है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है, मीन्स पर्टिकुलर अच्छी तरीके से अरेंजमेंट नहीं होता उसका। ठीक है, उसके साथ साथ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है उसमें क्या होता है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। यहाँ पे जो सुप्रीमेसी होती है वो कॉन्स्टिट्यूशन की होती है, मीन्स जो लॉज हैं या जो रूल्स है जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखे वही सुप्रीम होंगे, यहाँ पे पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं होगी। लेकिन अगर आप अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे तो यहाँ पे जो पार्लियामेंट है वो आपकी सुप्रीम हो जाती है। उसके साथ ही ये आपका जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ये आपका बॉडी एक इनेक्ट कर देती है। जैसे कि अभी मैंने देखा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसने क्या किया था, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको उसने बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इनेक्टेड बाई है बॉडी, तो उसको रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बोल देते हैं। और यहाँ पे जो आपका अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है आपका इवॉल्व होता है टाइम टू टाइम, जैसे जैसे नीड होती है वैसे वैसे इसमें चीजों को मेंशन कर दिया जाता है, उसको हम बोलते हैं अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, मीन्स इवॉल्व होना कॉन्स्टिट्यूशन का। यहाँ पे अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे तो एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे कि जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के एग्जाम्पल है वो आपके हैं इंडिया एंड यूएसए, और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के जो एग्जाम्पल है वो आपके हैं यूके और नीदरलैंड का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं रिजिड एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन को। ठीक है, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि अमेंडिंग प्रोसीजर इज बिट डिफिकल्ट, स्पेशल प्रोसीजर टू अमेंड। अब आपका जो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसमें क्या होता है कि जो अमेंडिंग प्रोसीजर होता है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, इसमें स्पेशल प्रोसीजर लाया जाता है अमेंडमेंट करने के लिए, तो इसको रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन बोल देते हैं। लेकिन अगर आप फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे तो यहाँ पे क्या होता है कि जो चेंजेस होते हैं वो सिंपल मैनर में किए जा सकते हैं, इसमें कोई भी हैक्टिक नहीं होता है कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजमेंट करना। ठीक है, और रिजिड में यहाँ पे दे रखा है कांट बी एडजस्टेड, नो लेजिस्लेचर कैन टेम्पर देम बिकॉज दे आर सुपीरियर टू ऑर्डिनरी। तो बोला जा रहा है कि जो भी रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या है, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं कर सकता है। ठीक है, कोई भी जो लेजिस्लेचर है वो कोई भी लॉस को या जो रूल्स है उनको टेम्पर नहीं कर सकती, उनको हानि नहीं पहुंचा सकती है, क्योंकि ये जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में आपके लॉस दे रखे होते हैं वो आपके ऑर्डिनरी लॉ से सुपीरियर होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप फ्लेक्सिबल में देखेंगे तो यहाँ पे बोल रहा है कि कैन बी एडजस्टेड एज पर चेंजिंग नीड्स ऑफ पीपल एंड सोसाइटी। पीपल या सोसाइटी के बीच में कुछ भी चेंजमेंट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं, वो आपका फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन में हो जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे रिजिड में रिप्रेजेंट्स माइंड ऑफ एक्सपीरियंस्ड एंड लर्नड पीपल हु इनिशियली फ्रेंड इट। और जो आपका रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है ये आपका रिप्रेजेंट करता है जो एक्सपीरियंस या जो लर्नड पीपल होते हैं जिन्होंने स्टार्टिंग में ही इस कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया था, उनके माइंड को ये रिप्रेजेंट करते हैं कि बताते हैं कि किस तरीके से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो होना चाहिए। ठीक है, तो वो रिप्रेजेंटेशन जो है वो एक्सपीरियंस या लर्न पीपल का होता है। लेकिन यहाँ पे जो फ्लेक्सिबल आपका कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसमें जो रिप्रेजेंट होता है वो आपका होता है नॉर्मल जो पीपल होते हैं उनके माइंड का, मीन्स पीपल्स बताते हैं कि ये चीजें होनी चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग उसको वहां पे अडॉप्ट कराया जाता है। तो आपका रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे होता है नॉर्मल पीपल्स का। नेक्स्ट यहाँ पे रिजिड में इट इज बेस्ड ऑन एजम्पशन दैट इट इज परफेक्ट फॉर ऑल टाइम। और आपका जो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होता है आपका एजम्पशन बेस्ड पे होता है, मीन्स कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, क्या क्या चेंजमेंट हो सकता है, उसके बेस पे जो लॉस वगैरह है उसमें डाले जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से जो हमारा रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन था वो एजम्पशन बेस्ड पे होता है और ये मोस्टली हर टाइम पे परफेक्ट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि एजम्पशन पहले से ही कर लिए जाते हैं। लेकिन अगर आप फ्लेक्सिबल में देखेंगे कांट बी परफेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ऑल टाइम, ये आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है फ्लेक्सिबल वाला ये हर टाइम पे परफेक्ट नहीं होता, क्योंकि ये इतना फ्लेक्सिबल होता है इसमें कभी भी कुछ भी चेंजमेंट कर दिए जाते हैं। जब किसी भी चीज में कभी भी कोई भी चेंजमेंट कर दिया जाएगा तो उसमें वो इतने तरीके से वो परफेक्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन का जो एग्जाम्पल है वो आपका है यूके का, यूनाइटेड किंगडम का ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहां पे क्या है आपका फ्लेक्सिबल है। तो सिंपल सी बात है, वहां पे कभी भी कुछ भी चेंजमेंट कर दिया जाता है, पीपल या सोसाइटी के बेस पे एडजस्टमेंट कर दिया जाता है। ठीक है, उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे यूएसए और जापान, वहां का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ज्यादा रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे यहाँ पे फेडरल वर्सेस यूनिटरी, मीन्स फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा और जो यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होता है वहाँ पे ड्यूअल पॉलिटिकल सिस्टम होता है, मीन्स वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी होती है उसके साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट भी रहती है। लेकिन अगर आप यूनिटरी में देखेंगे तो यहाँ पे ओनली सिंगल गवर्नमेंट रहती है जो कि आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, यूनिटरी गवर्नमेंट होती है।
अगर आप देखेंगे फेडरल में तो यहाँ पे जो पावर्स होती हैं वो दोनों के बीच में शेयर कर दी जाती है। मीन्स कुछ पावर्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में रहेंगी और कुछ पावर्स हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के पास में रहेगी। लेकिन यहाँ पे यूनिटरी में क्या होता है कि जो पावर्स रहती है वो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में है रहती है। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो एक पर्टिकुलर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है, उसको पावर्स दे सकती है, लेकिन जो ओवरऑल पावर रहेगी वो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में ही रहेगी। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे फेडरल में अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो रिजिड होता है, कोडिफाइड होता है। कोडिफाइड मतलब रिटन होता है, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो यूनिटरी आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसमें आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्लेक्सिबल रहेगा, उसके साथ अनकोडिफाइड रहेगा, मीन्स अनरिटन रहेगा यहाँ पे। उसके साथ नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे अगर आप फेडरल में तो टू टाइप्स ऑफ लॉज, सेंट्रल एंड स्टेट लॉ। यहाँ पे दो तरीके के लॉ भी होंगे, कुछ सेंट्रल लॉ होंगे, कुछ स्टेट लॉ होंगे, ठीक है। और यूनिटरी में क्या होता है, ओनली वन सेट ऑफ लॉ होता है जो कि पूरी कंट्री में वर्क करता है। अगर आप एग्जांपल देखेंगे तो यहाँ पे फेडरल आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपको यूएसए में देखने को मिल जाएगा, और अगर आप यूनिटरी को देखेंगे तो वो आपका यूके मीन्स यूनाइटेड किंगडम में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। अभी तक हमने देख लिया कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है। उसके साथ साथ हम लोगों ने देख लिया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फॉर्म कैसे होता है, दो तरीके से होता है, एक आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, दूसरा आपका कन्वेंशन, ठीक है। और उसके साथ साथ हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन के टाइप्स थे वो हमने देख लिए, रिटन अनरिटन देख लिया, रिजिड फ्लेक्सिबल देख लिया, यूनिटरी एंड फेडरल देख लिया। अब हम देख लेते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो इनेक्टेड हुआ है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, जो कि मैंने आपको बताया था कॉन्स्टिट्यूशन दो तरीके से फॉर्म होता है, एक बॉडी फॉर्म करती है जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होती है, और दूसरा कन्वेंशन। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा इनेक्ट किया गया है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को, जिसमें एक प्रियम्बल था, 395 आर्टिकल्स थे, 8 शेड्यूल थे एंड 22 पार्ट्स थे। उसके साथ ही आपको देखने को मिलेगा कि जो हमारा प्रियम्बल है, हमारा पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इनेक्ट हो गया था उसके बाद में आया था। आपने देखा होगा ना, जिस तरीके से हम लोग क्लास टाइम में कभी प्रैक्टिकल्स फाइल बनाते थे तो हम लोग क्या करते थे, सभी के सभी प्रैक्टिकल्स को पहले लिख लेते थे, उसके बाद में लास्ट में जाके उसका इंडेक्स बनाते थे। इसी तरीके से हमारा जो प्रियम्बल है इस तरीके से बना कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो पूरा का पूरा ऑलरेडी इनेक्ट हो गया था, उसके बाद में जो हमारा प्रियम्बल था वो बन के आया कि लोगों के दिमाग में आया जो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो तो बन गया है, लेकिन उसको रिप्रेजेंट करने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए, ठीक है। जैसे बुक को रिप्रेजेंट करने के लिए आगे इंडेक्स किया जाता है, उसी तरीके से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसका पूरा का पूरा एक तरीके से एनालिसिस बताने के लिए कि उसमें क्या क्या मेंशन कर रखा है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, उसके लिए क्या बनाया गया, एक प्रीएम्बल बनाया गया जो कि एक इंट्रोडक्शन बताएगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जो कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 जनवरी 1950, और जो कमेंसमेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन का वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। अगर आप प्रेजेंटली देखेंगे इस टाइम पे तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 25 पार्ट्स हैं और मोर देन 450 आर्टिकल्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं एंड एक प्रीएम्बल है। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, डिराइव्स इट्स लेजिटिमेसी फ्रॉम पीपल ऑफ इंडिया एंड कोर्ट, और इसको जो लेजिटिमेसी ड्राइव होती है वो पीपल ऑफ इंडिया एंड कोर्ट से ड्राइव हो जाती है। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा बना। इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में कुछ फैक्ट्स है उनको हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो स्टेब्लिश करी गई थी नवंबर 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत। नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाई पीपल ऑफ इंडिया ऑन बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज, यहाँ पे जो भी पीपल्स थे वो डायरेक्टली इलेक्ट नहीं करे गए थे ऑन बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज, जबकि कुछ लोगों ने मिलके ही क्या किया था, कुछ जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे हर एक सेक्शन से वो सिलेक्ट कर लिए। तो यहाँ पे दे रखा है कंप्राइज रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ऑल सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी के जितने भी सेक्शंस थे वहां से कुछ न कुछ जो इंटेलेक्चुअल रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनको वहां से सिलेक्ट कर लिया गया था। उसके बाद जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसका जो सिंबल था वो एलिफेंट था, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली, असेंबली के जो प्रेसिडेंट थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इलेक्ट करे गए थे, और जो इंटरिम प्रेसिडेंट थे वो आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। और नेक्स्ट जो है आपका चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, और जो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो कौन थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। उसी के साथ साथ चेयरमैन ऑफ रूल एंड प्रोसीजर कमेटी, स्टीयरिंग कमेटी के ये जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट जो है चेयरमैन ऑफ यूनियन पावर कमेटी एंड यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी,
एंड स्टेट कमेटी, इनके जो चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट चेयरमैन ऑफ प्रोविंशियल कमेटी, एडवाइजरी कमेटी, फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एरिया कमेटी के जो चेयरमैन थे वो सरदार पटेल थे। नेक्स्ट जो है इसमें फैक्ट वो ये है कि हमारा जो नेशनल फ्लैग है वो एडॉप्ट किया गया था जुलाई 22 1947 को, एंड नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग जो आपके एडॉप्ट करे गए थे वो किए गए थे जनवरी 24 1950 को। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे इंडिया के जनवरी 24 1950 को। ये आपके कुछ फैक्ट थे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में थे। तो ये याद रखना कोई ज्यादा बड़ी बात भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जरूरी भी हो जाता है, क्योंकि जो यूपीएससी है उसके एग्जाम में तो नहीं पूछता है ज्यादा, लेकिन जो आपके स्टेट पीसीएस वगैरह के एग्जाम होते हैं, जो वनडे एग्जाम होते हैं एसएससी वगैरह के, उसमें ये ज्यादा से ज्यादा पूछ लिया जाता है। ठीक है, कभी कभी यूपीएससी में भी पूछ लिया जाता है, जैसे कि मैचिंग के फॉर्म में आ जाता है कौन इस पर्टिकुलर कमेटी का चेयरमैन था, इससे रिलेटेड मैचिंग करने के लिए भी कभी कभार बन सकता है क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको भी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इस तरीके से क्या किया हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे एग्जिस्टेंस में आया उसके बारे में देख लिया, कॉन्स्टिट्यूशन के जो टाइप्स है वो क्या क्या होते हैं, और जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको भी हम लोगों ने देख लिया। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कुछ साइलेंट फीचर्स जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ इंपॉर्टेंट जो फीचर्स है उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। अब आगे तो हम इन पर्टिकुलर सभी को डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन हम यहाँ पे एक ओवरव्यू ले लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे रिटेन लेंथीएस्ट, बल्किएस्ट एंड मोस्ट डिटेल कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटेन है, जैसे कि मैंने आपको बताया सभी की सभी चीजें जो सिस्टमेटिकली अरेंज करी है। उसके साथ लेंथीएस्ट है, लेंथीएस्ट तो है ही है, आपने देखा हुआ कि जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट है, ठीक है, उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोल दिया जाता है, क्योंकि उसमें से बहुत सारे जो लॉज है रूल्स है चेंज करे गए थे। ठीक है, तो लेंथीएस्ट हो जाता है। उसके साथ साथ जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1935 का, उसको बहुत सारा का सारा जो पूरा का पूरा एक तरीके से बोल सकते हो जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम वगैरह वहीं से ले लिया गया है, या बहुत सारे और भी सोर्सेस है। ठीक है, डिफरेंट टाइप के जो अदर कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड के, वहां से काफी सारी चीजें ली गई है। तो इसलिए इसको लेंथीएस्ट या बल्किएस्ट या मोस्ट डिटेल कॉन्स्टिट्यूशन बोल देते हैं, क्योंकि इसमें सभी चीजें हैं वो डिटेल में दे रखी हुई हैं। उसके साथ है ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, डिफरेंट टाइप के सोर्सेज है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिफरेंट टाइप के कॉन्स्टिट्यूशन है, वहां से चीजों को लिया गया है। तो इन सभी के बारे में हम डिटेल में आगे एक न्यू वीडियो बनाएंगे, उसमें हम डिस्कस करेंगे। उसके साथ यहाँ पे ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो ब्लेंड है रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी का, मीन्स कुछ प्रोविजन जो है बहुत सारे फ्लेक्सिबल है, कुछ प्रोविजन से बहुत ज्यादा रिजिड है, मीन्स उनमें अमेंडमेंट करना इतना आसान नहीं है, और कुछ प्रोविजन से वो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल में है, उन्हें हम आसानी से जो भी उसमें चेंजमेंट है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और जो हमारा गवर्नमेंट सिस्टम वो कैसा है, पार्लियामेंट्री फॉर्म है, न कि प्रेसिडेंशियल है। जो प्रेसिडेंशियल है वो कहाँ पे मिलेगा आपको देखने को, यूएसए में, और जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो कि ब्रिटेन में है, वहां से हम लोगों ने इसको अडॉप्ट करा है। उसके साथ है सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड जुडिशियल सुपरमेसी। यहाँ पे जो है सिंथेसिस है, मीन्स पार्लियामेंट सोवरेन है, पार्लियामेंट के पास ये पावर दे रखी है कि जो भी चाहे वो चेंजमेंट कर सकती है, केवल जो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो बेसिक प्रोविजन है उनमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। उसी के साथ साथ यहाँ पे जुडिशियल सुपरमेसी दे रखी है कि अगर कोई भी बेसिक जो फीचर्स है उनका वायोलेशन होता है तो उस कंडीशन में जो आपका सुप्रीम कोर्ट है, जो हाई कोर्ट है, उन पार्लियामेंट के लॉस को इनवैलिड बोल सकता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। जो जुडिशरी है वो इंटीग्रेटेड है, इंटीग्रेटेड मतलब सबसे हायर पे आपका सुप्रीम कोर्ट है, उससे लोअर हाई कोर्ट है, उससे लोअर पे आपके जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, इस तरीके से सिस्टम है इंटीग्रेटेड। उसके साथ साथ इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, मीन्स जो आपके ऑर्गन्स हैं जैसे लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, तीनों के दोनों सेपरेट है। तो यहाँ पे जो जुडिशरी है बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। अब नॉर्मल आप देखेंगे लेजिस्लेचर और जो एग्जीक्यूटिव है एक दूसरे के ऊपर कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, लेकिन यहाँ पे जो जुडिशरी है बिल्कुल उसको इंडिपेंडेंट बनाया गया है। ठीक है, उसके साथ है यहाँ पे फेडरल एंड यूनिटरी फीचर्स। यहाँ पे दोनों तरीके के फीचर्स आपको मिल जाएंगे, फेडरल फीचर्स जो है वो भी आपको मिल जाएंगे, और इसके साथ साथ यूनिटरी फीचर्स जो है आपको वो भी मिल जाएंगे। अब फेडरल फीचर्स में अगर आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे फेडरल फीचर में आपका हो जाएगा ड्यूअल गवर्नमेंट मिल जाएगा दिखने को, सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट भी है। अगर आप यूनिटरी फीचर्स को देखेंगे तो आपको सिंगल सिटीजनशिप देखने को मिल जाएगी। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे दोनों के दोनों फीचर्स है, फेडरल भी है और यूनिटरी फीचर्स भी है, इसीलिए इसको कॉस्टली फेडरल भी बोल दिया जाता है। ये जो भी फेडरल एंड यूनिटरी फीचर्स है उनको हम नेक्स्ट जब वीडियो है जब टॉपिक डिस्कस करेंगे तो वहां पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे।
उसके साथ है फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी। ठीक है, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें फंडामेंटल राइट्स भी दे रखे हैं, उसके साथ साथ यहाँ पे जो डीपीएसपी है वो भी यहाँ पे दे रखे हैं। मीन डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट एंड पॉलिसी। तो इनको भी यहाँ पे अच्छे तरीके से डिटेल में डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो इनको भी क्या करेंगे हम, जब फंडामेंटल राइट्स आपको पढ़ाएंगे तो वहाँ पे हमें हर एक फंडामेंटल राइट को डिस्कस करेंगे, उसके साथ जो डीपीएसपी है उनको भी हम डिस्कस करेंगे अच्छे तरीके से। नेक्स्ट है यहाँ पे आपका सेकुलर स्टेट। सेकुलर स्टेट के बारे में अगर आप प्रोविजन देखेंगे तो आपको फंडामेंटल राइट्स में देखने को मिल जाएंगे, जैसे आर्टिकल 14 है, 15 है, 16 है। ठीक है, उसके साथ साथ आपके जो राइट टू रिलीजन है आपका आर्टिकल 25 है, उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और आपका जो कल्चरल राइट्स है वो आपके आर्टिकल 29 में वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो आपका डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, उसमें आपका आर्टिकल 44 जो है, जो कि बात करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, तो वहाँ पे भी आपका सेकुलरिज्म वगैरह के बारे में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपका है इमरजेंसी प्रोविजंस। ठीक है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पे इमरजेंसी प्रोविजंस भी दे रखे हैं। नेक्स्ट है सिंगल सिटीजनशिप। ठीक है, जो सिटीजनशिप है वो हमारी सिंगल है। ठीक है, ओनली एक ही सिटीजनशिप रहेगी जो कि आपका पूरा का पूरा कंट्री की देगी, कोई भी स्टेट की सिटीजनशिप नहीं है लाइक यूएसए। ठीक है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो हमारा है यहाँ पे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दे रखा है। मीन्स 18 की एज होते ही सभी को, जो भी एडल्ट है उनको वोट देने का अधिकार होता है। उसके साथ साथ यहाँ पे इंडिपेंडेंट बॉडीज, कुछ बॉडीज जो है वो आपकी इंडिपेंडेंट है, जैसे कि आपकी इलेक्शन कमीशन है। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पे आपका कैग है, यूपीएससी है, ये आपकी क्या है, इंडिपेंडेंट बॉडीज है यहाँ पे जो कि एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट है 3 टायर गवर्नमेंट। तो जो हमारा सिस्टम है वो 3 टायर गवर्नमेंट का है। मीन्स सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट है, स्टेट पे है एंड लोकल लेवल पे है, जिसको पंचायत या म्यूनसिपैलिटी बोल दिया जाता है। ओके, उसके साथ ही यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं। ठीक है, ये जो कि आपकी पार्ट 9 में आती है, जिनको 97 से जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 2011 का, उसके द्वारा ऐड किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, सोसाइटीज के बेड डेवलपमेंट के लिए काम करती हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने देख लिया कि किस तरीके से ये जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे, इनको हम डिटेल में आगे डिस्कस करें। तो ये जो आज का लेक्चर है इसमें हम लोगों ने देख लिया कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे फॉर्म हुआ उसके बारे में देख लिया, कॉन्स्टिट्यूशन के जो टाइप्स हैं वो देख लिए। ठीक है, और उसके साथ साथ जो साइलेंट फीचर्स थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के वो हमने यहाँ पे एक ओवरव्यू ले लिया उनका। नेक्स्ट जो है आगे हम डिटेल में एक एक करके सभी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो आप इस लेक्चर को शेयर कर सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे आप सजेशन दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि किस तरीके से मैं इस लेक्चर्स को और ज्यादा मॉडिफाई कर सकता हूँ या कुछ और चेंजमेंट करना है तो वो भी आप यहाँ पे बता सकते हो। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।